आज का नाटक है इस मोड़ पर आते हैं, जिसके लेखक हैं नरेंद्र कोहली जी और निर्देशक हैं राजनारायण दीक्षित। हर नाटक की शुरुआत अगर दीप प्रज्वलित करके हो तो क्या कहेंगे। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि हैं सर, आप अगर अंदर हैं तो अजीज कुरैशी जी, जो वरिष्ठ कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज स्टेज पर आए, दीप प्रज्वलित करके आज का नाटक का शुभारंभ करें। थैंक यू। जिंदगी को एक बृहद प्रसंग में रख और व्यापक अर्थ इसके खोजते फिरते रहे जो हम ही हैं। हम ही तो इस जिंदगी को और दृढ़दायित्व और गहरी शर्त से निर्वाह करने चले थे। हम तो ये चाहते थे जिंदगी को और अच्छी पृष्ठभूमि मिले और अच्छी तरह रखे, सजा कर और गहरे रंग भरे। लेकिन हम ही प्रसंगों से कट गए तो रह गए। हम ही तो हैं जो निरर्थक पड़े। हमारे सपने अभी तक इस गगन में खड़े हैं। हमारी गूंजें पड़ी हैं वनों में, आहें मिलों में, दफ्तरों में। हमारी यही आहें, हमारी यही गूंजें सांप सी फुंकारती है, पत्थरों पर फन पटकती, विवश होकर फिर हमें को मारती है। हम अजीवित जीवितों से हर व्यथा की हाँक सुनकर सिहरते हैं, बोलते हैं। हम ही तो हैं जो बुझ गए लेकिन अभी तक मुट्ठियों को बांधते हैं, खोलते हैं, बांधते हैं। अंबर का चांद जमीन पर फिसला के जा रहा, एक टिम टूटा तारा उठवा के जा रहा। जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है अरे आज बहुत दिनों के बाद लग रहा है कि जैसे नींद पूरी हुई है। नहीं तो जाने क्या हो गया था, ऐसा लगता था कि जैसे नींद में से उठकर जाना पड़ता नहीं है क्योंकि बहुत तगड़ा फॉग है। इनफैक्ट कौन है इतनी सुबह? 7 साल में इतना कौन है भाई, आ जाओ, दरवाजा खुला है। वर्ड
वर्ड बोलने का मन कर रहा है, बोल दूं। मतलब इतना ज़्यादा कोई कंट्रोवर्शियल वर्ड है नहीं, लेकिन ये तो थोड़ा फील आता है, बड़ा कुत्ता फॉग। कहाँ हो? You know what I'm trying to say? अरे बेल बजा के चली जाते हैं। Everything man, it's a कुत्ता फॉग। तो बहुत तगड़ा फॉग है, तो अगर आप भी आज घर से बाहर निकलेंगे जरा सोच समझ के ही बाहर निकलिएगा। वैसे भी आप अपनी अपॉइंटमेंट से अच्छे से रीशेड्यूल कर रहे हैं। नाइट लाइफ तो हैज कम टू अ स्टैंडस्टिल इन दिल्ली, और रिपब्लिक डे में मैं सोच रहा हूँ यार छुट्टी को आने वाली है, आपका इतना पेपर तगड़ा नहीं है? फॉग हुआ तो क्या कैसे हमारा पेपर भी चाहिए? भारतीयों को कैसे देखेंगे। इनफैक्ट मेरे डिपार्टमेंट का कहना है वो दोनों का कहने का फॉग, ये मेरे डिपार्टमेंट ना अरे अपने पापा से कहना जब न्यूज़पेपर वाला आएगा तो सबके पेपर साथ लेकर आएगा। अभी हमारा पेपर भी नहीं आया। और वो दरवाजा बंद करते हुए जाना। थोड़ी देर में आने वाला है एक बहुत ही प्यारा गाना फ्रॉम द फिल्म जब वी मेट, सॉरी लव आजकल से। ये कोने वाले फितूरी लाल का बेटा है ना? हाँ फितूरी लाल, क्या सटीक नाम रखा है किसी ने। साले को पढ़ने का ऐसा फितूर है कि क्या कहें। जैसा कुछ लोगों का अखबार पढ़े बिना दिमाग साफ नहीं होता ना, मुझे लगता है कि इसका पेट साफ नहीं होता है। जाने क्या पढ़ना चाहता है सवेरे सवेरे। खबर और एक्स्ट्रा खबर नहीं भी तो ये ढूंढा और यहाँ ला कर आते हैं। नेक्स्ट अक्टूबर में आज की जाने तो यार मुझे तो ये अखबार डेली डिप्रेशन लगता है। हत्या, बलात्कार, युद्ध, अकाल, बम ब्लास्ट, क्या इस सबके बिना एक अच्छा दिन शुरू नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? लो सुनो, एंटरटेनमेंट के लिए जॉइन मी मंडे से फ्राइडे सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक ओनली ऑन टीवा 104 FM। पानी में नहाते हुए निश्चित उच्चारण में आस्थाहीन जापों से, रेडियो और टीवी की झूठी घोषणाओं से और चाय के गिलास से। ठीक कहा तुमने। ये दुर्घटना भी अखबार में छपने वाली दुर्घटना की तरह ही है। वैज्ञानिक उपकरणों का सांप्रदायिक प्रयोग। जब तक लोगों की नींद हराम नहीं कर लेंगे, इनका धर्म संतुष्ट नहीं होगा। पता नहीं धर्म का नींद से इतना विरोध क्यों है? किसी को चैन से मीठी नींद सोते देख नहीं सकते ये लोग। भाई जो सोवत है वो खोवत है। मैं सोचता हूँ कि जरा जल्दी चला जाऊँ और उस खन्ना से मिलाऊं। मेरा फोन बजा। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो कर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो कर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में, न चांदनी के गाँव में। फोन भी ना गलत टाइम पर आता। हेलो, हाँ कौन? खन्ना? अरे हाँ यार, अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है यार, एतवार का प्रोग्राम बना लेते हैं, इसमें क्या? हाँ? क्या करूँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें नहीं कह रहा। ठीक है, तो मिलते हैं। ओके, बाय। ये क्या है भाई? तुम्हारा डेली डिप्रेशन। ये अखबार वाला भी ना रोज सड़क से अखबार दे मारता है। बालकनी के सारे कॉर्नर तोड़ दिया इसने। इसे तो अच्छे से समझाना होगा कि इसकी वजह से हम कोई ढंग का गमला नहीं रख सकते। ये अखबार तुम पढ़ोगी या फितूरी लाल को देंगे? वैसा अगर मैं पढ़ने बैठ गया तो देर हो जाएगी। और लाओ, फिर मुझे दो। अखबार का बिल हम भरते हैं, फितूरी लाल का बाप नहीं। हेडलाइंस तो देखी होगी। हेडलाइंस भी नहीं। अच्छा सुनो, हाँ, आज सचमुच जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे भी जल्दी जाना है। जल्दी जाना। सुबह की ड्यूटी है, लेकिन सुबह की ड्यूटी होती तो अभी तक तो तुम चली नहीं होती। दो कार लुटेरे दबोचे, मोबाइल शोरूम में सेल लगाने वाले 8 दबोचे, नकली नोट का धंधा करने वाले 2 तस्कर
रफ्तार। अरे अखबार और ये जो रेडियो और टीवी है ना, आजकल वो हो गया जैसे पहले सत्य कथा और मनोहर कहानियां होते थे। अच्छा सुनो यार, ये जरा पहले ये कर दो, देर हो रही है। इसमें बटन लगा दो, देर हो रही है। क्या यार, तुम भी ना अखबार भी चैन से नहीं पढ़ने दोगे मुझे। अरे करना क्या है, अखबार ही तो पढ़नी है, उनकी समाधि लगानी है। साथ साथ अखबार पढ़ती रहो, बटन लगाती रहो। अच्छा सुनो, आज ऋचा के साथ मॉर्निंग शो देखने का प्रोग्राम बनाया है। क्या मॉर्निंग शो में? हाँ, क्या है ना कि आज जरा मटर गश्ती करने का मूड है। पहले फिल्म देखेंगे, फिर वहीं कहीं कनॉट प्लेस में लंच ले लेंगे, और फिर 2 बजे से ड्यूटी। तब नहीं जाओगी तुम? वर्किंग डे में फिल्म देखने का प्रोग्राम बना लिया। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे खाद अच्छा लगेगा यार, रात को देर से आती हो, सुबह देर से उठती हो, इसी में जिंदगी का सारा मजा खराब हो गया। और अब फिल्म भी देखोगी, जब वापस आओगी तो थक चूर होगी तुम, इसी तरह बीमार पड़ती हो। सचमुच यही बात है क्या? तो और क्या बात हो सकती है? मैं क्या जानूं, तुम ही बताओ। फिल्म देखने मैं जा रही हूँ और परेशान तुम हो रहे हो। थकाती नहीं है, फ्रेश करती है। और आज का प्रोग्राम रिलैक्स करने के लिए बना है, थकने के लिए नहीं। मेरा कहने का मतलब था कि अगर फिल्म देखने जाना था तो छुट्टी वाले दिन जाती ना, आज घर पर रहती। क्यों, घर पर कोई काम है क्या? नहीं, काम तो नहीं है, लेकिन अगर आदमी घर पर रहता है तो कोई ना कोई काम तो ढूंढ ही लेता है, नहीं तो थोड़ा आराम कर लेता है। तुम घर पर होगे नहीं, और कोई भी तो नहीं है घर पर। किसी को आना नहीं, जाना नहीं, खाना बनाना नहीं, फिर पीछे से करना क्या है मुझे? तुम्हारे कपड़े प्रेस करने हैं या जूते पॉलिश करने हैं? ये लो शर्ट पहन लो। अपने जूते और कपड़ों के लिए नहीं कह रहा हूं तुम्हें। मेरा कहने का मतलब था कि अगर छुट्टी वाले दिन जाती तो थोड़ी निश्चिंतता रहती पास। क्या निश्चिंता रहती, जरा मैं भी तो सुनूं। घर की झाड़ पोंछ, हफ्ते भर की चीजों को समेटना, शॉपिंग, सोशल विजिट या घर आए मेहमानों का स्वागत, कितनी निश्चिंता रहती है ना छुट्टी वाले दिन। यानी तुम बात को 6 साल में दूसरी ओर तो ले जाती हो। मेरे कहने का मतलब थोड़ी था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? तो क्या मतलब था तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब था कि अगर फिल्म देखने जाना था तो हम लोग इकट्ठे भी तो जा सकते थे ना फिल्म देखने। तो चलना ना छुट्टी वाले दिन। अब आज फिल्म देख लूंगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि छुट्टी वाले दिन तुम्हारे साथ फिल्म देखने नहीं जा सकती। दूध उबलने रख दो। इतनी फिल्में कहाँ देखते हैं हम लोग? क्या आज भी फिल्म देखेंगे? शुक्रवार को और एतवार को भी, एक हफ्ते में 2-2 फिल्में। बजट के बारे में सोचा है? यही तो बात है, तुम पर छोड़ दूं तो फिर देख चुकी मैं फिल्म। कभी तुम्हारा बजट आड़े आएगा और कभी तुमसे कोई मिलने आ जाएगा और कभी तुम्हारी प्रायोरिटीज बीच में आ जाएंगी। कितना काम पड़ा है घर का। 2 महीने हो गए दोस्तों से मिले हो, घर में खाने की कोई चीज नहीं है और तुम्हें फिल्म की पड़ी है। अरे किसी को जीने दोगी या नहीं? नहीं जाता हूं तो जीतती हो, जा रहे हो कहता हूं तो ये सब सुनाने लगती हो। आगे तुम चाहती क्या हो यार? सच सच चाहती हूँ मैं, सच बोला करो तुम। सच बोला करो, इसमें सच और झूठ कहां से आ गया? सच झूठ की तो बात है, तुम सच सच कहो अनन्या, तुम स्त्री हो और मैं पुरुष। स्त्री को घर पर रहना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, बच्चे पालने चाहिए और पति की सेवा करनी चाहिए। तुम्हारे 2 टोस्ट लगा दो। लगा दो। वैसे तुम्हारी इस बकवास के साथ ये टोस्ट मेरे गले से उतरने वाले नहीं है। बकवास? इसमें बकवास की क्या बात है? यदि मैं घर पर रहूं और महीनों तुमसे कहती रहूं, ए जी मुझे कहीं घुमा फिरा लाइए ना, कभी कोई फिल्म ही दिखा दीजिए और फिर किसी दिन तुम मुझे घुमा फिरा लाओ और उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूं, तब तुम्हारे भीतर का पुरुष अधिकृत तो सुखी नहीं रहेगा। ये बात नहीं है अनन्या। और क्या बात है? मैंने ये सब नहीं किया। अपनी मर्जी से एक फ्रेंड के साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम क्या बना दिया कि बस तुम्हें तो लगा ये स्वतंत्र हो गई। ना इसने प्रोग्राम बनाने को कहा, ना परमिशन लिया, ना ही पैसे। ये तो मुझ पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। स्त्री ने जरा सी आत्मनिर्भरता दिखाई नहीं कि पुरुष के मन में खींच उठ जाती। तुम व्यर्थ में बातों को खींचे जा रही हो। मेरे मन में रत्ती भर भी यह बात नहीं है। ये बात नहीं है तो फिर दूसरी बात होगी। क्या? अरे अब तुम बाहर वालों पे भी चिल्लाओगे। जाओ कपड़े बदल कर आओ, मैं देखती हूँ।
7:10। आपकी घड़ी में उनके फोन में कितना बजा है? बेटा जी, उनके फोन में भी 7:10 हुए हैं। कैसे? वो क्या है ना, तुम्हारे अंकल अपनी घड़ी और मोबाइल दोनों मेरी घड़ी से मिलाकर चलते हैं और मैं टेलीफोन एक्सचेंज में काम करती हूँ। दुनिया भर की घड़ियां मेरी घड़ी से मिलकर चलती हैं, समझे? बाय। स्टॉप बाय। यू बताऊंगी। बहुत शैतान। एक तो घर में इतनी हिचकिच उसके ऊपर से। वो दूसरी बात क्या थी? दो अकेली औरतें बिना किसी पुरुष के संरक्षण के फिल्म देखने जाएंगी, अकेले रेस्टोरेंट में खाना खाएंगी, कनॉट प्लेस में घूमेंगी। छी, लोग क्या कहेंगे? आवारा है क्या? कभी सीधे ढंग से सोचा जा सकता है? क्या है तुम्हारा सोचने का सीधा ढंग? बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो। क्या है तुम्हारा सोचने का सीधा ढंग? साफ साफ बात करके जाओ। ये ना हो कि आधी बात मन में ही लेकर ऑफिस चले जाओ और वहां तुम्हारा मन ना लगे। तुम्हें पता है, ऐसी स्थिति काफी डेंजरस होती है। ऐसे में तुम अपने बॉस से लड़ भी सकते हो और गुस्से में आकर रिजाइन भी कर सकते हो। क्या है तुम्हारा सोचने का सीधा ढंग? परिवार का कोई कॉन्सेप्ट है तुम्हारी खोपड़ी में या नहीं? हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। शादी के बाद पुरुष के सारे दोस्त छूट जाते हैं और औरत की सारी सहेलियां। तो फिर इन दोनों की फ्रेंडशिप है किस लिए? जिन्हें जीवन के सारे क्राइसिस एक साथ झेलने हैं। तो क्या वो एंटरटेनमेंट के लिए एक साथ फिल्म देखने भी नहीं जा सकते? डायलॉग मत बोलो। फैमिली अपनी जगह है और फ्रेंड्स अपनी जगह। अब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कोई अंधेरी बंद कोठरी तो है नहीं जिसमें बाहर से ना कोई ताजी हवा का झोंका आ सके और ना ही सूरज की रोशनी। ऐसे रिलेशंस सीलन और सड़ान से भर जाते हैं। तो मुझे फैमिली का ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल स्वीकार नहीं। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा? समझने की कोशिश करो अनन्या। शादी के बाद एक एक करके मैंने अपने सभी दोस्तों को छोड़ दिया। मैंने अपने आप को पूरी तरह से तुम पर निर्भर बनाया, तुम पर। और अब अचानक मुझे यह पता लगता है कि तुम्हें मेरी फ्रेंडशिप की कोई जरूरत ही नहीं। तो सोचो कितना अकेला हो जाऊंगा मैं। अपना पक्ष किसी अच्छे वकील की तरह कितने अच्छे से रख लेते हो ना तुम। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी तो है। क्या है इसका दूसरा पक्ष? तुम इस तरह खुद को मुझ पर निर्भर बनाकर मुझे पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर बना लेना चाहते हो। तो इसमें बुरा क्या है यार? हम दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। नहीं, स्त्री पर निर्भर रहकर भी पुरुष की स्वतंत्रता बरकरार रहती है, जबकि पुरुष पर निर्भर होते ही स्त्री पराधीन हो जाती है। सारी स्वतंत्रता छिन जाती है। ओहो, तो ये स्त्री और पुरुष का मामला है। स्त्री और पुरुष भी क्या, तुम्हारा और मेरा संबंध, अनन्या और अभिषेक का संबंध अब क्या समाजशास्त्र के सिद्धांतों की पोथियों में निर्धारित होगा? ऐसे भी अनेकों अनेक अनन्या और अभिषेकों के संबंध समाजशास्त्र की पोथियों का आधार बनते हैं और अंत में जाकर
मानवता का संविधान बनते हैं। अच्छा जी। और नहीं तो क्या, मैं तो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष अपने इस घर से ही करूंगी। इसके लिए मैं संसद मार क्यों जाऊं? तो मामला नारी के अधिकारों और स्वतंत्रता का है। अनन्या का ऋचा के साथ फिल्म देखने का नहीं। अब तुम जो भी समझ लो, व्यवहार की छोटी छोटी बातों से ही सिद्धांत और संविधान बनते हैं। समय रहते ही चेत जाना ज्यादा समझदारी है। तुम तो चेतने से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई। मैं दोहरी जिंदगी नहीं जीती। तो क्या बाकी लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं? जीते ही है। पतियों के कहने पर संसद मार के सामने नारे लगाने वाली औरतें घर में जरा ए जी मैं लिपस्टिक लगा लूं, बाल कटवा लूं, ये तक तो कहने की हिम्मत नहीं होती उनमें। अच्छा देवी क्षेत्राणी, आप अपनी आन पर टिकी रहे। अब तो आपसे ऑफिस के बाद ही मुलाकात होगी। तुम भी ना बहुत डायलॉग मारते हो। अरे यार अनन्या, सुनो, देखो मैं क्या कह रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि आज छुट्टी ले लेते हैं। छुट्टी? तुम्हारा बॉस भी तुम्हें छुट्टी दे देगा। अरे मैं उससे देख लूंगा ना। हाँ, तुम्हारा बैग का है? बैग? हाँ मिल गया बैग। अच्छा तो बाय बाय। बाय। गया नहीं अभी तक है? 2 थप्पड़ खा चुका है फिर? हाँ, खा गया। मम्मी ने बुझाया था, मार मुझे दिया। भाग। क्या बात है शर्मा? इज समथिंग सीरियस? बात क्या है यार? पता नहीं यार, मुझे भी क्या हो गया, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। लेकिन भाभी ने तो यही पूछवाया था ना कि आपने बात कर लिया या मैं हूं। किसी बात की हद होती है यार। मुझे लगता है ये औरत मुझे किसी दिन पागल करके छोड़ेगी। लेकिन बात क्या है यार? मैं नहीं चाहता था कि बात घर से बाहर जाए, लेकिन इस औरत ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर मैं कहता हूं तुम बीमार हो, डॉक्टर के पास चलो, तो मुझसे लड़ने लगती है। क्या भाभी बीमार है? लेकिन आज सुबह तो मैंने उन्हें बिल्कुल सही हालत में देखा। कहती है डॉक्टर के पास जाकर तुम मेरी शिकायत करोगे। अरे क्या रोगी के लक्षण भी बताए नहीं जाएंगे? इलाज करवाएगी नहीं। रोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सारा दिन बिस्तर पे पड़ी रोती रहती है। बच्चे मेरी तरफ देखते हैं जैसे मैं अपराधी हूं, दुष्ट हूं, उनकी मां को रुलाता रहता हूं। पूछते हैं मुझसे क्या हुआ है मां को। अरे क्या कहूं मैं? पागल हो गई है ये कहूं। शर्मा, क्या कभी कभी मन होता है कि निकल जाऊं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं। जीवन जीने के लिए होता है यार, पर ऐसा जीवन जीने से भी क्या फायदा? अरे इससे तो मर जाना बेहतर है। लेकिन ना मर सकता हूं, ना घर छोड़ सकता हूं। अपने बच्चों की तरफ देखता हूं ना, तो दिल ही नहीं, आंख भी रो पड़ती है। अरे अपने बच्चों को इस पागल औरत के हवाले कर बीच से हट जाऊंगा ना, तो ये उन्हें भी पागल कर देगी। मैं तो बड़ा हूं, पुरुष हूं, समर्थ हूं, तो इस औरत को नहीं झेल पाता। ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इस बात की कल्पना भी सह नहीं पाता कि मेरे बाप, मेरे बच्चे अपना दिमागी तवाजुन खोकर इधर उधर आवारा सड़कों पर, गलियों पर अपने घर। क्या बोल रहे हो ये सब यार? यार ये बच्चे ना होते तो अपना घर छोड़ के निकल गया होता मैं। लेकिन क्या करूं? ना घर छोड़ सकता हूं, ना आत्महत्या कर सकता हूं। कर्म का बंधन है। बच्चों को जन्म दिया है तो पालना तो पड़ेगा ही ना। इतना सब घुमड़ रहा है तेरे भीतर,
और तूने हवा तक लगने नहीं दी। इतना सहरा है तू और तूने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। सॉरी अभिषेक, मैं कुछ कहना नहीं चाहता और अपने आप को रोक नहीं पाया यार। चलता हूँ। कहां जा रहे हो शर्मा? क्या बात? बैठ। मुझे बताओ कि बात क्या है। कमाल है, हम लोग तो सोचते थे कि तुम सा सुखी कोई दूसरा नहीं, पर यार मेरा सीने में ज्वालामुखी दबाए बैठा है। क्या बात? बात कोई नई नहीं है, शुरू में ही कुछ संकेत थे। अच्छा एक मिनट, मैं पानी लेकर आता हूं। हाँ? लो। उसे वहम हो गया है मैं उससे प्यार नहीं करता, कभी भी नहीं करता था। बस उसे अपमानित करने के लिए उससे शादी कर ली। आज तुम्हें बताओ यार, कोई किसी से इसलिए शादी करता है क्या? उसे लगता है मैं हर वक्त उसका मजाक उड़ाता हूं। जब जी मौका मिलता है मैं उसे अपमानित करता हूं, नीचा दिखाता हूं, उसको यही लगता है हर वक्त। इसलिए वो जब भी मौका मिलता है मेरा मजाक उड़ाती है, मेरा विरोध कर अपना बचाव करती है। वो कमाल है यार, हम लोग तो यही समझते थे कि तुम सा सुखी कोई दूसरा जोड़ा नहीं, बल्कि हम लोग तो ये मानते थे कि तुम दोनों के शरीर दो हैं लेकिन मन एक है। हाँ। कितना अच्छा लगता है ना ये सब सुनने में। शरीर दो, मन एक, दो पवित्र आत्माओं का बंधन। जी करता है फ्रेम करा लूं और दीवार पे टांग दूं, रोज सुबह उठ के पढ़ा करूं। लेकिन ये एक मन उसका है, घर वाले उसके हैं, दोस्त उसके हैं, मैं तो बस गुलाम हूं उसका। यार लेकिन मुझे अभी तक तो ऐसा अरे तुम्हें क्या क्या बताऊं यार मैं घर की बातें। एक दिन जिद कर बैठी। क्या? तुम्हें कहा होगा घर से निकलते वक्त आज डीवीडी प्लेयर लेकर आना। नहीं ध्यान रहता है यार, बहुत टेंशन होती है। शाम को आते वक्त भी ध्यान नहीं रहा। बोली कि घर में जब तक डीवीडी नहीं आएगा खाना नहीं बनेगा। मैंने कहा यार हो सकता है थोड़ी देर में मान जाएगी, लेकिन रात के 11:30 बजे भाई साहब ढाबे पे जाके खाना खाया है। वो भी जिन टेबलों पे हम खाना खाते हैं ना, उन पे वो बिस्तर बिछाकर सो रहे थे, उनसे खाना मांग के खाया यार। मैं भूख नहीं सह सकता। बचपन में भूख देखी है मैंने। मैं तो बस उसकी इच्छाओं का गुलाम रहूं ना तो ठीक है। लेकिन तुम्हें कोई वहम तो नहीं हो गया है? ऐसे कोई लक्षण दिखाई तो दिए नहीं उसमें? वहम? आजकल वो मुझसे साफ साफ कहने लगी है, जब हम में नहीं बनती तो हम अलग क्यों नहीं हो जाते, तलाक क्यों नहीं ले लेते। अच्छा, वो तो कहती है कि मैं तलाक ले लूं, उसके साथ बैठकर कोई फैसला करूं, हम अलग हो जाए। फिर क्या यार, तलाक में कोई समाधान नहीं। कई साल पहले ऐसी ही जिद पकड़ बैठी थी। बहुत दिन तक मैं परेशान रहा। आखिर एक दिन तंग आकर मैंने कह दिया ठीक है, इस महीने की आखिरी तारीख तक हम साथ हैं, अगले महीने की पहली तारीख को जा जाना जा। फिर क्या,
15 दिन बचे थे, पहली तारीख हुई और भाई साहब 15 दिन उसने जो ड्रामा किया है, रोती भी जाती थी और घर का काम काज भी करती जाती थी। कल्पना करो यार, पोछा लगा रही है और रो रही है, मोटे मोटे आंसू बह रहे हैं जैसे अपने आंसुओं से पोछा लगा रही हो। मुझे सुना सुना कर बच्चों को कहती, मेरे बच्चों, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? पता नहीं कौन करम चली आएगी। कुछ दिन तो मैं अपने मन को टिकाए रहा, पर कब तक टिकाता? आखिर मर्द हूं यार। एक दिन तंग आकर मैंने भी उससे कह दिया, देख तू कहीं नहीं जाएगी, ये घर तेरा है, बच्चे तेरे हैं, तू कहीं नहीं जाएगी, और कहीं जाने की जिद की ना तो लगाऊंगा तो, और जाने फिर भी नहीं दूंगा। फिर क्या ठीक हो गई? हाँ ठीक हो गई। कई दिन तक कोई झगड़ा फसाद नहीं, दंगा नहीं, खाना वक्त पे मिलने लगा। हम लोग खाना खाते, कभी कभी टहलने भी जाते। साफ तो है यार, तुमसे बहुत प्यार करती है भाभी। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन कभी कभी यार उस पर तलाक का भूत सवार हो जाता है। मैं तो जहां तक हो सके अनसुना करता हूँ, लेकिन बात हद से बढ़ जाती है। मुझे लगता है ये टेलीविजन का असर है। हाँ हो सकता है। तुम उसे कभी फिल्म दिखाने क्यों नहीं ले जाते? फिर आउटिंग? आउटिंग, ये भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अरे कोई आसान काम है क्या? क्यों? अब पहले तो ऑटो वाला ही नहीं मिलता है, और अगर मिल जाए तो दुगना किराया मांगता है, और किसी तरह से वो सिनेमा हॉल तक पहुंच जाओ, टिकट विकेट खरीद लो, तो वो जो अब 2 रुपए की वो खाते थे ना, वो मक्की के दाने, इतने से 2 रुपए के इतने सारे मिलते थे, आधे खाते थे आधे फेंक देते थे। पॉपकॉर्न 50 रुपए के इतने से मिलते हैं। क्या यार तुम बात करते हो? अरे घर का बजट भी कोई चीज होती है। सही कह रहे हो यार, भाभी बीमार है। मान गए ना? मैं भी यही मानता हूँ, लेकिन वो नहीं मानते। सिगरेट है? हाँ लो। एक ये बात नहीं थी। लो ना, दो लो। नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं पीता। माचिस है मेरे, चलता हूँ। बहुत देर हो गई है, बच्चे को भी खाम खाए थप्पड़ मारना। उठो मिस्टर अभिषेक वर्मा। सबके अपने अपने दुख हैं और अपने अपने दर्द और अपने अपने अविश्वास। दफ्तर से घर लौटो तो घर का ये ओवर टाइम। 1000 बार कह चुका हूं कि कोई नौकर रख लो। साला ये ताला तो अपने हाथ से नहीं खोलना पड़ेगा। पर देवी जी माने तब ना, घर में अकेली होती हूँ, नौकर की नीयत खराब हो गई तो ना सही नौकर यार, कोई छोटा बच्चा रख लो। तो फरमाती है खिलौने सा बच्चा रख लोगे तो घर का काम काज कौन करेगा, दिन भर सिर खाता फिरेगा सो अलग। ना सही बच्चा, अरे कोई लड़की रख लो यार। तो कहती हैं मर्दों का क्या भरोसा,
एकांत पाकर तुम मुझसे इश्क लड़ाओगे? ना सही नौकरानी, सर पीट के कहता हूं कोई बुढ़िया अम्मा ही रख लो यार। तो कहती हैं मुझे काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, हर समय टोका टाकी करने वाली सौतेली सास के समान बूढ़ी अम्मा नहीं। और तुम जब घर पे होते हो तो करते क्या हो? क्या करते हैं भाई? मसनत पर बैठते हैं और हुक्का पीते हैं। लगता है हुक्का भी नहीं पीने देगा आज। कौन है भाई? आ जाओ, दरवाजा खुला है। चल, पाप पर गया है बिल्कुल। कौन चल, वे हैं कि गए? कौन? शर्मा जी? हाँ वही, और कौन? तो चले गए गए? घर तो नहीं पहुंचे, कहाँ चले गए? मुझे लग ही रहा था ये ऐसा ही कुछ करेंगे। खुद तो कुछ करते हैं नहीं, और मैं कहती हूँ तो टाल मटोल कर जाते हैं। अरे नहीं कहना तो साफ कह दो, अगला बंदा खुद कर ले। आप आइए ना, बैठिए। आ रही हूँ। आपसे कुछ बात करके गए कि नहीं? बात? हाँ। कैसी बात? कौन सी बात? नहीं, मुझसे कुछ बात नहीं करी। लिखा तो ना, मैंने मुन्ने से कहलवाया भी तो उसे एक चांटा मार दिया। पता नहीं क्या हो गया है इनको, सारी दुनिया का ठेका लिए फिरते हैं और अपने घर वालों की परवाह नहीं। अरे मैं कहती हूँ देखा ना होता ना इन्हें तो फिर मान नहीं सकती थी मैं कि दुनिया में ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है। अब देखो ना, बेचारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया। दुनिया भर के लोगों को तो छाती से चिपकाए फिरो और अपने बच्चों को थप्पड़ मारते रहो। आप चाय पियेंगी भाभी जी? मैं चाय बनाऊं आपके लिए? अरे आप बैठिए, मैं ही चाय बनाती हूँ भाई साहब। अरे बैठिए बैठिए, अपना ही घर समझिए। अरे भाई साहब जी। चीनी कहाँ है? तिजोरी में। मेरा मतलब नीचे कहीं रखी हो। तिजोरी में? आप भी ना भाई साहब। अरे भाभी जी, मुझे लगा कि चीनी इतनी महंगी हो गई है, अनन्या कहीं अलमारी में ना रख गई हो। हाँ, ये बात तो खूब कही आपने। महंगाई तो आसमान छू रही है। वो कहावत है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकी सिर भाजी और टकी सिर खाजा। भिंडी और सेब एक ही भाव में तो बिक रहे हैं। अरे मैं कहती हूँ वो दिन दूर नहीं जब हमारा और आपके जैसे लोगों का इस दिल्ली जैसे शहर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। क्यों, ठीक कहती हूँ ना भाई साहब? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक ही कहती हूँ मैं हमेशा। अरे भाई साहब, अब पत्ती भी नहीं मिल रही मुझे। वो तिजोरी में नहीं है, वो वहीं है, साइड में। तिजोरी? आपकी ना ये मजाक करने की आदत मुझे बहुत पसंद है भाई साहब। लो, चाय तो रख दी मैंने। अरे अरे दे दे बेटा, दे दे। बस एक गेम। दे 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 दे। बस एक गेम खेलूंगा। अच्छा, एक गेम खेल के दे देगा भाई साहब। वो क्या है ना, आपको पता तो होगा ही, इन्होंने अपने जीजा जी को दिल्ली बुला लिया है और अब उनके लिए मकान खोजना है। क्यों? पहले साथ तो रह रहे थे, अब क्या साथ रहना नहीं चाहते? अरे साथ रहना भी चाहते हैं और अपनी बीवी बच्चों को भी लाना चाहते हैं। बीवी बिना दिल नहीं लगता इनका। पर भाई साहब आप ही बताइए, इन 2 कमरों के मकान में अगर वो लोग रहेंगे तो मैं क्या अपने बच्चों को लेकर पेड़ के नीचे जा बैठूं? नहीं, खैर शर्मा जी क्या कहते हैं? कहते हैं मेरा सर मत पड़े कि साथ साथ रह लेंगे। कुछ कहती हूँ तो अपना सर फोड़ने लगते हैं। कहते हैं तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने बहनोई को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं? या फिर कहेंगे कि मुसीबत पड़ने पर अपने बहन भाइयों के लिए थोड़ा सा कष्ट नहीं सहा जा सकता, कल को हमें जरूरत पड़े तो? अरे मैं कहती हूँ हमें जरूरत पड़े या ना पड़े, पर इनके रिश्तेदारों को तो हमेशा इन्हीं की जरूरत पड़ती है। सबकी नजर हमारी कमाई पर, हमारे क्वार्टर पर। और इनके रिश्तेदारों को पता नहीं हम कौन से धरना सेठ दिखाई देते हैं। इनका बस चले ना तो सब कुछ लुटाकर हरिद्वार चले जाएं। तो जीजा जी की कंपनी उन्हें मकान नहीं दे रही है क्या? जनरल मैनेजर तो है नहीं भाई साहब, क्लर्क ही तो है। अरे क्लर्क हैं तो क्या हुआ? कहें अपने कंपनी वालों को भाई मैं बिना मकान के नहीं रह सकता, मुझे मकान चाहिए। अच्छा, ये बात आप अपनी सरकार से कह सकते हैं। नहीं, लेकिन मुझे जरूरत भी क्या है? हाँ, बस वही बात। आप सरकार से नहीं कह सकते, जिसका काम है सबको मकान दिलाना, तो जीजा जी एक प्राइवेट कंपनी से कैसे कह सकते हैं? हाँ भाई, कंपनी से तो सरकार ही भली है। बेहतर क्या, भली क्या और बेहतर क्या। वो कहते हैं ना, एक सांप नाथ एक नाग नाथ।
खुलेगा? कुछ पता नहीं। पर वो तो अनन्या को मिल गया। उसके पिताजी की रिटायरमेंट के बाद तो आप लोग रह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, वो डीडीए वगैरह में अप्लाई कर दीजिए, शायद 1-2 साल में नंबर आ जाएगा। अरे वो डीडीए में ना लो इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए आजकल बुकिंग बंद है। पता नहीं बुकिंग कब खुले। तो और कुछ नहीं है क्या आजकल? बस एक वही है, सेल्फ फाइनेंस स्कीम। हाँ तो उसी में कर दीजिए अप्लाई। अरे बड़ा घर किसी को काटता है क्या? बड़ा घर तो किसी को नहीं काटता। पर ये बताइए जीजा जी, जिनकी तनख्वाह इतनी कम है, 2-3 साल में सेल्फ फाइनेंस स्कीम के लिए 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? ओहो हाँ। तो किराए के लिए कई जगह देखी आपने? 2-3 जगह देखी तो है, पर वही बात, अब किराए पर 4,000 से कम में कोई अच्छा मकान मिलता नहीं। और जीजा जी वो 2,000 से ज्यादा दे नहीं सकते। 7,000 तो तनख्वाह है उनकी। अरे तो इतने कम वेतन में दिल्ली आने की सलाह उन्हें किसने दे दी? इन्होंने, तुम्हारे शर्मा जी ने, और किसने? सलाह ही नहीं दी बल्कि दिल्ली आने में उनकी मदद भी की और फिर नौकरी दिलाने में भी सहायता की। वरना आप ही सोचिए, इतनी कम क्वालिफिकेशन और इतनी बड़ी उम्र में किसी को नौकरी मिलती है क्या? अरे खुर्जा क्यों छोड़ा है, वहीं रहते ना। अब क्यों छोड़ा ये तो वही जाने। पता नहीं क्या हुआ इनको जो खुर्जा छोड़कर यहाँ आ गए। अरे वो जगह छोटी थी तो मैं कहती हूँ छोटी जगह में खर्चे भी तो कम थे। 1000 रुपयों में 2 कमरों का अच्छा खासा मकान था। लेकिन कोई कारण तो होगा ना छोड़ने का। कारण हो या ना हो, हमारे इनको तो कारण ही कारण दिखते हैं। कहते हैं कि दुकान में जहाँ पर वो काम करते थे तनख्वाह इतनी कम देता था और दुकान बंद करने की धमकी दे रहा था। कहते हैं घाटा घाटा घाटा, और दुकान वाला सिर्फ घाटा ही दिखा रहा था। बस हमारे इनको लगा कि इनकी बहन भीतर ही भीतर खुली जा रही है। बच्चे तो सूखकर काटा हो गए हैं। कभी कहते हमारे जीजा जी वो तो बेचारे काले दुबले पतले होते जा रहे हैं। बस उठा लाए जीजा जी को काले दुबले और पतले होने के लिए उनके बुढ़ापे में। और पता है अब जीजी भी आएंगी, फिर उनके बच्चे भी आएंगे और मूंग दलेंगे मेरी छाती पर। तो शर्मा जी क्या सोचते हैं? अरे सोचते क्या है, वो तो समाधि लगाए बैठे हैं। कहते हैं तुम क्या चाहती हो कि मैं गली गली जाकर आवाज लगा लगा कर पूछूं, ए जी कोई मकान खाली है क्या? कोई मकान खाली है क्या? हाँ भाभी जी, भाई ये तो समस्या है। अब क्या है ना, समस्या तो है ही, पर क्या करें, वो तो होता ही है ना। अच्छा भाई साहब खाएंगे आप? नहीं मैं ये सब नहीं खाता। अरे थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं थोड़ा सा खा लीजिए भाई साहब, लीजिए लीजिए। हाँ तंबाकू है भाई साहब? अरे क्या हुआ, लग गया आपको? वो मैं कह रही थी कि शर्मा जी कुछ बात करके गए आपसे? बात? हाँ नहीं, पर मुझसे क्या बात कर रही थी? नहीं वो मैंने कहलवाया था और वो आपके पास आए भी इसीलिए थे। नहीं मुझसे कोई बात नहीं। कुछ बात नहीं की। वो क्या है ना भाई साहब कि आप लोग तो 2 ही लोग हैं, तो एक कमरा दे देते तो। नहीं मेरा मतलब किराए पर। बात ऐसी है हाँ कि आजकल जो आप में और शर्मा जी में घट रहा है, अगर हमने कमरा दे दिया तो वो हम लोगों में घटने लगेगा। नहीं आप मेरी बात समझ तो रही है ना? जी अच्छी तरीके से समझ रही हूँ मैं आपकी बात। और वैसे भी ये मकान तो अनन्या के नाम पर है, मेरे नाम नहीं है भाभी जी। हाँ मकान भी आपके नाम पर कहाँ है, अनन्या के नाम पर है। तू क्या कर रहा है? चल रख इसे, कोई किसी का नहीं है। चल यहाँ कभी आना भी मत। चल हाँ चल। भाभी जी वो चाय तो पी लीजिए। चाय? अपनी चाय तिजोरी में रख दीजिए। चल हेलो, हाँ ऋचा, अभिषेक बोल रहा हूँ। अनन्या अभी तक नहीं आई। हाँ मुझे मालूम है, तुम्हारे साथ गई थी फिल्म देखने, उसके बाद वो ऑफिस गई, लेकिन यार 11 बज रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा
ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हेलो, हाँ गार्गी, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। अनन्या तो नहीं है तुम्हारे यहाँ? सॉरी यार। ओके ओके। बहादुर, सिगरेट है क्या? अरे नहीं बाबूजी, हम तो तंबाकू खाते हैं। क्या बात है बाबूजी, नींद नहीं आ रही क्या? नहीं यार, वो इंतजार कर रहा हूँ। लगता है बीबी जी अभी नहीं आई है। अच्छा बाबूजी, राम राम। राम राम। जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ के, कितनी रिश्ते हैं यहाँ के। ठोकर भी खाना है, चलते भी जाना है। मैं आ गई हूँ। मुझे देर हो गई ना? हाँ लेकिन तुम मुझे खोजने नहीं गए? अरे मैं जा ही रहा था। आई वॉज जस्ट गोइंग। देर होती रही और तुम सोचते रहे। हाँ मैं सोच रहा था। तुम तो जानती हो, इतना बड़ा शहर है दिल्ली और हर रोज इतनी सारी दुर्घटनाएं। पर तुम्हें क्या हुआ है? ये छोटे मोटे दुर्घटनाएं तुम रोज सोचते थे। मैं रोज तुम्हें समझाती थी। दुर्घटनाएं? हे भगवान, अरे ज्यादा चोट तो नहीं आई? डिटॉल लगा दूं? दबाओ। डिटॉल वाली चोट नहीं है। तो क्या हुआ है? बस चलती बस से चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया अनन्या, लेकिन तुम्हारा समझाना बेकार नहीं गया। तो फिर हुआ क्या है? चलती बस से चढ़ी उतरी नहीं हूं मैं। कुछ बताती क्यों नहीं हो यार? चोटों के साथ आई और आकर यहां लेट गई। पहले तुम्हारे इंतजार करने की टेंशन सहता रहा, मरता रहा। तो टेंशन सहते रहे। और नहीं तो क्या? बताती क्यों नहीं हो? क्या हुआ है? बताती हूँ। पहले एक गिलास पानी पिलाओ।
क्या हुआ बताओ। देर से आने पर डांटोगे नहीं मुझे? भले घर की बहू बेटियां इतनी रात गए घर से बाहर नहीं रहती। मजाक उड़ा रही हो? मेरी आशंकाएं निर्मूल नहीं है। इतनी घटिया परिवहन व्यवस्था, घंटे घंटे भर का इंतजार, ड्राइवर और कंडक्टरों का मशीनी व्यवहार, और तुम क्या? तुम्हें देर होती है तो मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं, दुष्कल्पनाएं जन्म लेने लगती हैं। मुझे लगता है कि तुम सड़क पर बस पकड़ने के लिए भाग रही हो। पीछे से कोई दूसरी बस आके तुम्हें टक्कर मार देती है। तुम सड़क पर खून से लथपथ पड़ी हो, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। अभी अपने आप को इस आशंका से मुक्त करता हूं तो दूसरी आशंका घेर लेती है कि तुम सड़क पर खड़ी हो 10 बजते हैं, 10:30 बजते हैं, 11 बजते हैं, और फिर तुम किसी मुसीबत में गिर जाती हो। कल्पनाओं का क्या लाभ? करते क्या हो? बस यही सब करता रहता हूं। तुम्हारे इंतजार में दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूं। इंतजार करते करते सोचता हूं कि अभी जाऊं, फिर सोचता हूं नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इधर से गया तुम उधर से आ जाओ। इधर तुम परेशान होती रहोगी, उधर मैं टक्करें मारता फिरूंगा। लेकिन जानता हूं ये सब बेकार की दुष्कल्पनाएं हैं। भाई घर से बाहर निकले हर आदमी के साथ हर रोज दुर्घटनाएं तो नहीं होती। जिनके साथ दुर्घटनाएं होती है वो भी उसी दिन अपने घर से निकले होते हैं। भीड़ में धक्का खाकर गिर पड़ी थी क्या? गिरी नहीं हूं मैं। हाँ, तुम गिरी नहीं होगी। जरूर किसी ने धक्का देकर गिरा दिया होगा। कहने को तो ये राजधानी है, पर सभ्यता नाम की भी नहीं। ना बच्चा देखते हैं, ना बूढ़ा, ना स्त्री, ना रोगी, बस धक्का संस्कृति है सालों की। जी तो चाहता है कि सालों को लाइन में पकड़कर हंटर से पीटा जाए। हंटर है तुम्हारे पास? है? नहीं। कभी किसी को चाटा भी मारा है तुमने? नहीं। आज मुझे देखकर क्या क्या कल्पनाएं कर सकते हो तुम? अरे गोली मारो कल्पना को यार, ये तो बताओ कि हुआ क्या है। बताती क्यों नहीं हो? बताने लगती हूँ तो तुम्हारी आशंकाएं क्या हुआ है? बजे मैंने अपनी ड्यूटी खत्म की। 10:15 बजे मैं बस स्टैंड पर थी। 10:20 हुए, 10:25 हुए, 10:30 बजे, लेकिन मेरी बस नहीं आई। इसका मतलब था कि या तो आखिरी बस निकल चुकी थी, आज फिर गायब थी। मैं खड़ी थी। इतनी रात गए, टैक्सी या ऑटो करके घर आने का साहस नहीं कर सकी मैं। 11:45 पर एक बस आती देखी तो उसे हाथ उठाकर रुकने का संकेत किया। बस बिल्कुल खाली थी। मैं नहीं जानती थी
कि बस कहाँ जा रही है। डिपो जा रही होगी और क्या। कंडक्टर ने बताया कि बस डिपो जा रही है। तो बस में और कोई था? हाँ, 2 व्यक्ति और भी थे, लेकिन वो अगले स्टॉप पर ही उतर गए। कंडक्टर ड्राइवर के कान में कुछ फुसफुसाया। मैं डर गई, कहीं कोई बदतमीजी तो नहीं करेंगे। तो क्या उन्होंने कोई बदतमीजी की? मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है? हरामजादे, साले अकेली लड़की देखते नहीं है कि बदतमीजी पर उतर आते हैं। फिर क्या हुआ? ड्राइवर ने बस की सारी बत्तियां बुझा दी। क्या? तुमने उन्हें रोका नहीं? मैं बहुत डर गई थी, मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं डरकर उन्हें चिढ़ाना भी नहीं चाहती थी। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि अगर ठीक ठाक घर पहुंच गई नॉर्थ प्लेस वाले हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। ओह, तो कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर जाना पड़ेगा और प्रसाद भी चढ़ाना पड़ेगा। मैं तुम्हें ठीक ठाक घर पहुंची दिखती हूँ? नहीं, ये छोटे भी तो हैं। प्रसाद कैसे? अच्छा ये बताओ कि जब तुम बस में चढ़ी तो तुमने बताया कि बस में 2 लोग और थे और फिर कुछ ही देर बाद अगले स्टॉप पर वो लोग भी उतर गए। बस के कंडक्टर ने सारी बत्तियां गुल कर दी। उसके बाद क्या हुआ? मैडम साइड में हो जाओ। हाथ मत लगाओ मुझे। अरे मैं कह रहा हूँ साइड में हो हाथ जाओ मत लगाओ मैडम। मुझे, कहीं और जाकर बैठो। ओ ये ऐसे नहीं मानेगी। गाड़ी साइड में कर और बत्ती बंद कर। तुमने उन्हें रोका नहीं, उनका विरोध नहीं किया? मैंने उन्हें रोका नहीं, उनका विरोध नहीं किया। अरे जब कंडक्टर नहीं आया था तो ड्राइवर तो अकेला था, तुम बस से कूद क्यों नहीं पड़ी? तुम्हारा कहने का मतलब है पूरी तेजी से चलती हुई बस से कूद पड़ती। तुम तो कहते थे कि तेजी से चलती हुई बस में चढ़ा उतरा मत करो। कूद पड़ती तो मर नहीं जाती। जिस देश में हजारों लाखों औरतें दुश्मन के आने से महीनों पहले जौहर कर लेती थी, जहां की औरत अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा तक दे देती थी, आज उसी देश की औरत अपने पति से कह रही है कि बस से कूद पड़ती तो मर नहीं जाती। मरना ठीक नहीं था। अरे पहले नहीं मर सकी तो अब मर जाओ तुम। एक्टिंग अच्छी थी। एक्टिंग नहीं कर रहा हूं मैं, अपने दिल की बात कह रहा हूं। निर्लज्ज! बकवास बंद करो। तुम मुझे निर्लज्ज कहने वाले होते कौन हो? को 2 आदमी तुम्हें घेर कर पीट जाए, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दे, तुम्हारी आंखें निकाले, तभी मैं तुमसे ही कहूंगी जो तुम मुझसे कह रहे हो। अरे है बड़ी मर्दानगी तो जाओ, जाकर उनके सर उतार लाओ। मैं कैसे कर सकता हूं? मैं एक शरीफ आदमी हूं, सिटीजन। लेकिन मैं पुलिस में कंप्लेंट तो कर सकता हूं। लाओ वो बस का नंबर मुझे दो। क्या क्या कंप्लेंट करोगे तुम पुलिस में? 2 आदमियों ने मेरी बीवी के साथ। ये क्या बकवास कर रही हो? ये मैं कैसे कर सकता हूं? तो क्या कहोगे कि 2 आदमियों ने मेरी बीवी को परेशान किया? खुद इतनी सी बात नहीं कह सकते और तुम मुझे मरने की सलाह दे रहे हो। तुम कौन? तुम कौन? तुम कौन?
प्यार मेरे लिए क्या है? प्यार तुम्हारा मैं जानती हूँ। अपमानित जीवन अगर अपनी इच्छा से ये सब होने दिया होता तो तुम कह सकते थे मैंने पूरी ताकत से उनका विरोध किया। मेरे मन में कोई पाप नहीं है तो फिर मैं क्यों मरूं? नहीं मरोगी तो क्या करोगी? ऐसे ही जी लूंगी एक्सीडेंट समझकर। लेकिन मैं इस एक्सीडेंट को कैसे स्वीकार करूं? मैं नहीं कर सकता। स्वीकार नहीं कर सकते तो ना तुम किसी से कुछ कहना ना मैं किसी से कुछ कहूंगी। इसमें भगवान क्या करेगा? किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं मैं। क्या हुआ तुम्हारे मुंह को? मेरे साथ हुआ वो मेरे साथ है। और किसी औरत के साथ ये सब हुआ होता ना तो अभी तक सर पटक के अपनी जान दे देती। और तुम मजाक उड़ा रही हो। जो कुछ हुआ उससे मैं खुश नहीं हूँ। उसमें मेरा जरा भी दोष नहीं है। मेरे मन में न ग्लानि है न अपराध बोध। मेरी असहायता मेरा पाप नहीं है। मैं मरने से इनकार करती हूँ। अगर तुम चाहो तो उन्हें खोजकर उनकी हत्या कर दो। ना हो सके तो पुलिस में कंप्लेंट कर दो। और ये भी ना हो सके तो उपदेश मत दो मुझे, समझी? इतना सब होने के बाद भी क्या पति पत्नी के रूप में हम लोग एक साथ रह पाएंगे? तुम्हारा मेरा संबंध तो उसी समय खत्म हो गया था जब तूने मुझे ये बात बताई। अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं और तू मेरे इस घर में भी नहीं रह सकती। तुम्हारी स्थिति मैं जानती हूँ। तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। तुम्हारे इस घर में मैं भी नहीं रहूंगी। लेकिन मैं इतना कंसेशन जरूर देती हूँ कि अब ना हो सके तो अपना सामान सुबह ले जाना। क्या तुम मुझे इस घर से निकाल रही हो? ये क्वार्टर मुझे भारत सरकार ने अलॉट किया है। ठीक है, मैं कल सुबह अपना सामान लेकर यहां से चला जाऊंगा। फुटपाथ पर रह लूंगा या प्लेटफॉर्म पर जानती हो तुम, जानती हो कि सैलरी में मैं एक कमरा भी नहीं ले पाऊंगा। क्वार्टर की मजबूरी में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ जिसके साथ ड्राइवर और कंडक्टर ने। है क्या सोचती हो? मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? है? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही। मैं असहाय पीड़ित। तुम मुझे अत्याचारी बता रहे हो। मुझे
साथ नहीं चलेगा, समझ में आया? इस तरह तो तुम हमेशा ही मुझे ब्लैकमेल करती रहोगी। प्लस ठीक नहीं करा जा सका तब भी, दाल के डिब्बे में आए चूहे को नहीं मार सका तब भी, किसी और आदमी के साथ तुम्हारे संबंध बने तब भी। ये धृष्टता है, धृष्टता। मैं झुग्गी में रह लूंगा पर तेरे साथ नहीं। जानती हूँ, मैं मनाती तो तुम मान जाते, लेकिन मेरे इस भ्रष्ट शरीर से अगर हम साथ रहे तो हमारे बच्चे होंगे। कल को तुमसे पूछेंगे कि पापा क्या हुआ था, तो तुम क्या जवाब दोगे? उठो नन्या, अपना चेहरा देखो शीशे में, कैसा कुमला सा गया है। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तुम डरती बहुत हो। अच्छा नहीं जाऊंगा, चला गया तो ड्राइवर और कंडक्टर के मुकदमे के समय तो मुझे वापस आना पड़ेगा ना। नहीं जाऊंगा। तुम उन्हें पहचान तो लोगी ना? मैं तो उनको जमकर पीटूंगी। तुम प्रमाण हो कि इस देश में कोई भी नारी सुरक्षित नहीं है। लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। कैसे एक असहाय और निर्बल औरत ने दो नर पशुओं से सामना किया। अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। कल सुबह काम पर भी तो जाना है, और जब रात बहुत गहरी होती है तो समझो सवेरा होने वाला है। अभी आपने प्रस्तुति देखी, इस मोड़ पर आते हैं। इस नाटक के निर्देशक हैं राज नारायण दीक्षित जी। मैं उनसे निवेदन करती हूँ सर कृपया मंच पर आए। साथ ही सारी कास्ट जिन्होंने इस प्ले में काम किया है अगर स्टेज पर आए। जब तक दीक्षित जी आ रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये नाट्योत्सव 31 जनवरी तक शाम को 6:30 बजे इसी जगह है, और वीकेंड्स में 2 शोज हैं 3:30 बजे और 6:30 बजे। दीक्षित जी तो अपने बातों से हमारा परिचय कराए थे। मंच पर हमारे साथ थे नीतू राज, ये स्टेज पूरा मैनेज उन्होंने किया। अनन्या, मंजू, अभिषेक,
दीक्षित और विजय सिंह जी शर्मा जी के रूप में मेकअप सुदक्षिणा नंदी का था। कॉस्ट्यूम में और बैक स्टेज में हमारे साथ बहुत से लोगों ने कोऑपरेट किया, उसमें राजन कपूर जी, राजन भाई, प्रॉपर्टी रेणु दीक्षित, और म्यूजिक ऑपरेट किया था अविनाश श्रीवास्तव ने। मंच पे आ जाइए। आपको बड़ा खेद है हमें कि चलते शो में साउंड के कारण डिस्टरबेंस हुआ, वो ऑडिटोरियम की वजह से कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और ये जो संगीत था वो डिज़ाइन किया था हमारे बबली श्रीवास्तव जी ने। बबली भाई प्लीज़, बबली भाई प्लीज़। राजन कपूर जी आ जाइए आप भी मंच पर। और इस बच्चे का नाम है चैतन्या दीक्षित। धन्यवाद। अब मैं नट सम्राट के निर्देशक श्री श्याम कुमार जी से निवेदन करती हूँ कृपया मंच पर आएं और दीक्षित जी को एक स्मृति चिन्ह दें। श्याम कुमार जी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कल का नाटक है दिल्ली टू आगरा दोपहर को 3:30 बजे और शाम को 6:30 बजे है कल्लू नाई MBPS, और शाम को 6 बजे बाहर प्लेटफॉर्म थिएटर भी है जो एब्सोल्युटली फ्री है। बाहर व्यूअर स्लिप्स है, प्लीज उसको भर के हमें बताइएगा आपको हमारा नाटक कैसा लगा, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल ID भी जरूर दीजिएगा ताकि हम अपने अगले नाटक की सूचना आपको दे सकें।